मित्रों, आप सभी अवगत हैं कि गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिए जाने पर जिस प्रकार की अवांछनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है, उसकी हम निंदा करते हैं। यहां विषय एक पुरस्कार नहीं है, विषय एक पब्लिशिंग हाउस नहीं है, विषय कांग्रेस की मानसिकता है। क्योंकि यह सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर के ही खिलाफ नहीं है, यह गीता के भी खिलाफ है। और यह बात कांग्रेस पार्टी ऐसे नहीं कह सकती कि आपने गीता प्रेस के विरोध को गीता से कैसे जोड़ दिया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अमेरिका का दौरा प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक 9 साल पहले 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार अमेरिका की यात्रा पर गए थे और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति को उन्होंने गीता भेंट की थी, तो यही वो कुनबा था जिसने छाती पीटी थी कि सांप्रदायिकता का प्रयास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने गीता भेंट की है। याद करिए, बराक ओबामा उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। अर्थात इनका विरोध सिर्फ गीता प्रेस से नहीं है, गीता प्रेस से जुड़े किसी मुद्दे पे नहीं है, इनका विरोध तो गीता से भी था। और संयोग देखिए कि इसी समय प्रधानमंत्री जी पुनः वहां दौरे पे हैं और 14 से लेकर आज तक कितना वक्त बदल गया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग पता नहीं कौन से जाने अनजाने लोगों की किताबें तो कोट करने लगते हैं, अपने नेताओं की किताब नहीं पढ़ते। लोकमान्य तिलक ने गीता के ऊपर गीता रहस्य लिखी है और इसके साथ उन्होंने उस पुस्तक को कर्म योग शास्त्र कहा। महात्मा गांधी कौसानी में जाकर रहे और उन्होंने पूरी किताब लिखी अनासक्ति योग। डॉक्टर संपूर्णानंद ने क्या गीता पे लिखा, डॉक्टर राधाकृष्णन की इंडियन फिलॉसफी एंड हिंदू वे ऑफ लाइफ एंड आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, उसमें क्या लिखा। मुझे लगता है अपने नेताओं को ही पढ़ने की प्रवृत्ति कांग्रेस में पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जिसका उन्होंने विरोध किया था, यानी 2014 में गीता के विरोध से लेकर 2023 में गीता प्रेस के विरोध तक, मैं विनम्रता और दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि गीता वो ग्रंथ है, दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज में से एक। जब एटम बम का पहला विस्फोट 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में हुआ था, तो एटम बम के आविष्कर्ता रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता को कोट किया था और कहा था, भगवान कृष्ण का वह वाक्य मुझे याद आता है, यदि सृजन भी मैं हूं तो विध्वंस भी मैं हूं। मैं फिर विनम्रता से पूछता हूं, कोई ऐसा उदाहरण बताइए जब किसी साइंटिफिक डिस्कवरी एंड दैट टू एट द लेवल ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, किसी साइंटिस्ट ने किसी धर्म ग्रंथ को कोट किया हो। एंड पॉइंट नंबर 2, वो साइंटिस्ट उस धर्म को मानने वाला ना हो। एंड पॉइंट नंबर 3, उससे यह नहीं कहा गया हो तुम हमारे मजहब में आ जाओ। इस महान परंपरा को कोई भी चीज मिल जाए तो भारतीय संस्कृति, भारतीयता, हिंदू धर्म, इससे जुड़ा कोई भी मुद्दा हो तो कांग्रेस के लोग उसके प्रति अपनी अवमानना और तिरस्कार को व्यक्त करने से नहीं चूकते। चाहे सिंगोल का विरोध हो जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु से आया हो, या गीता प्रेस गोरखपुर का विरोध हो जो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में हो। यानी उत्तर से दक्षिण तक उनकी यह भारत की संस्कृति विरोधी सोच, हिंदू विरोधी सोच पूरी तरीके से जग जाहिर है। और एक और बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं जो महात्मा गांधी के संदर्भ में उन्होंने कहा। महात्मा गांधी जी ने स्वयं 8 अक्टूबर 1933 को गीता प्रेस को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने सराहना की थी, भूरी भूरी प्रशंसा की थी। गुजराती भाषा में लिखा हुआ वह पत्र आज भी वहां संग्रहित है, जिसमें उन्होंने यह सुझाव दिया था कि आप कोई विज्ञापन मत लीजिएगा। और गांधी जी के उसी सुझाव को सिद्धांत मानकर गीता प्रेस ने आज तक न कभी विज्ञापन लिया, न कभी किसी विषय के ऊपर अपना विचार व्यक्त किया, न किसी विषय की या ग्रंथ की व्याख्या की, केवल ग्रंथों का प्रकाशन किया। और गांधी जी ने यह भी कहा था कि आप बाहर से डोनेशन भी मत लीजिएगा। और गांधी जी के उसी सिद्धांत का अक्षरशः पालन करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार के द्वारा दिए गए इस
पुरस्कार से वह गौरवान्वित महसूस करते हैं, परंतु राशि वो नहीं लेंगे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, गांधी जी के कितने सिद्धांत आज आपके साथ हैं? गांधी का हिंद स्वराज है, गांधी का ग्राम स्वराज है, गांधी का सादा जीवन उच्च विचार है, कि गांधी की खादी है, गांधी का राम राज्य, गांधी का रघुपति राघव राजा राम, गांधी का अंतिम शब्द हे राम, और अब तो गांधी टोपी भी नहीं है। 15 साल पहले यूथ कांग्रेस के ऊपर से गांधी की टोपी राहुल गांधी जी ने हटवा दी थी, मॉडर्न कैप रख दी थी। और मैं एक और तथ्य आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि जो लोग गांधी जी को लेकर और गीता प्रेस पर आपत्ति करते हैं, उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जब यरवदा जेल में थे तो उन्होंने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को पत्र लिखा, और वह पत्र संपूर्ण गांधी वांग्मय खंड 50 पेज नंबर 274, जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं पूरा पत्र नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ उसकी 2 पंक्ति पढ़े दे रहा हूं, आप लोग सब जाकर उसे देख सकते हैं। वो लिखते हैं, प्रिय हनुमान प्रसाद जी, आज तुम्हारा पत्र मिला, तुम सब तक वहां हो, तुम जब तक वहां हो तब तक देवदास की चिंता नहीं रहेगी। अपने पुत्र के लिए लिख रहे हैं। देवदास ने भी मुझे लिखा है कि तुम उसके साथ बहुत स्नेहपूर्ण व्यवहार कर रहे हो। अर्थात जेल में बंद गांधी जी अपने पुत्र के कुशल क्षेम के लिए पोद्दार जी से न सिर्फ अपेक्षा कर रहे थे, बल्कि उनको साधुवाद भी दे रहे थे। तो मेरे विचार से इधर उधर के लेफ्ट ओरिएंटेशन के लोगों की बात को कोट करने की बजाय अपने नेताओं की बात देख लें तो ठीक है। वैसे जिस राइटर की बात उन्होंने कोट की है, जयराम रमेश जी ने, उसने 2014 में भी लिखा था, इट्स टाइम फॉर टू से गुड बाय टू पॉलिटिक्स फॉर राहुल गांधी, सितंबर 2014 में। और उसने यह भी लिखा था कि 14 का चुनाव हारने के बाद बाई पोल में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और राहुल गांधी जी को राजनीति को गुड बाय कह देना चाहिए। कितना मानने वाले। परंतु मैं इससे अधिक एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। आज कांग्रेस की मनोवृत्ति बहुत साफ है कि मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, एंड बीजेपी इज कम्युनल, एंड नॉट ओनली दिस, आरएसएस इज कम्युनल। और अब तो हद हो गई कि गीता प्रेस गोरखपुर भी कम्युनल है। और मैं यहां यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जो बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर में कह रहे थे कि यह मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है, यह सरासर झूठ है। विभाजन के बाद बनी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। वो मद्रास प्रेसिडेंसी में उस जमाने में लगभग पूरा दक्षिण भारत आता था, और मोहम्मद इस्माइल के टाइम में दक्षिण भारत की 30 में से 30 मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुस्लिम लीग ने जीती थी। जिन्ना की मुस्लिम लीग ने 1946 में जीती थी और 95% मुस्लिमों का वोट प्राप्त किया था। और मैं कांग्रेस के लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर जिन्ना को उपाधि थी कायदे आजम, तो मोहम्मद इस्माइल को उपाधि थी कायदे मिल्लत, यानी दक्षिण भारत के जिन्ना की तरह वो माने जाते थे। और इतना ही नहीं, आजादी के बाद ऐसा भी नहीं कि उनका कोई हृदय परिवर्तन हो गया था। 17 अगस्त को उन्होंने आजादी के बाद 47 में एक बयान दिया है कि उन्हें वैसे ही मुस्लिम पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए जैसे कांग्रेस ने 1916 से दिला रखे थे। अर्थात मुस्लिम्स के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं चाहिए, उसमें वोट देने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिम्स को होगा, जिसको लेकर संविधान सभा में सरदार पटेल ने उनकी अच्छी खबर ली थी। और उनके दूसरे नेता बी पोकर साहब, उन्होंने भी इसी चीज की वकालत की थी। तो नाम बदल लेने से कैरेक्टर नहीं बदल जाता। और मैं कांग्रेस से भी कहना चाहता हूं, गांधी जी का नाम रख लेने से वो कैरेक्टर नहीं आ जाता। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत बार यह हो गया, अनाप शनाप के उदाहरण देकर वीर सावरकर जी का अपमान करना और महात्मा गांधी जी की दुखद हत्या के साथ उन्हें जोड़ने का प्रयास करना। तो यदि उन्होंने किताब कोट की है तो मैं भी किताब कोट करके बोल रहा हूं। एक बड़े लेखक हुए मनोहर मालगांवकर, जिन्होंने किताब लिखी द मैन हु किल्ड गांधी इन 1978, और उनका कोई संघ से कोई कनेक्शन नहीं था। उस किताब में वो लिखते हैं कि जब गांधी जी की
हत्या संबंधी मुकदमा चल रहा था तो उनके वकील एमबी पोपटकर साहब को डॉक्टर अंबेडकर फोन करते हैं और मिलने के लिए बुलाते हैं। और उस किताब में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हुए वो लिख रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि आपके क्लाइंट सावरकर पर कोई केस नहीं बनता, फिर भी उसको लेकर जबरदस्ती उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और कैबिनेट के तमाम सदस्य इससे नाराज हैं। मैं फिर कोट कर रहा हूं, यह हमारा वक्तव्य नहीं है, भाजपा संघ का वक्तव्य नहीं है, यह मनोहर मालगांवकर ने अपनी किताब में कोट किया और वो कोई उस प्रकार के राइटर से के थ्रू नहीं है जिसका जयराम रमेश जी उल्लेख कर रहे थे। और सावरकर जी छूट गए। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, शायद आप में से बहुत से लोगों को, आज की युवा पीढ़ी को न याद हो कि लाल किले में मुकदमे में निर्णय होने के बाद भी अंतिम निर्णय उस अदालत में नहीं हुआ। उस समय पंजाब हाईकोर्ट की जो बेंच थी शिमला, उसमें जाकर मुकदमा हुआ और फाइनल सजा वहां से हुई, पर नेहरू सरकार सावरकर जी के खिलाफ हाईकोर्ट में क्यों नहीं गई? अगर उनको किताब में लिखी बात के ऊपर कोई ऐतराज है तो क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्हें पता था धेले भर का कोई भी सबूत नहीं था। निराधार आरोपों के आधार के ऊपर इस प्रकार के निरर्थक अनर्गल आरोप वो सदैव लगाते रहते हैं। और एक संदर्भ और बता दूं, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर एंड आरएसएस इज कम्युनल। यह आज का एजेंडा नहीं है, यह नेहरू जी के जमाने का एजेंडा है। आप लोग जाके चेक करिएगा, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, शायद सीरीज 2 या 3 में जाके आप चेक कर लीजिएगा। 5 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या से 25 दिन पूर्व सारे मुख्यमंत्रियों को नेहरू जी का लिखा हुआ पत्र है जिसमें वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग की बैठकों से कोई दंगे होने की संभावना है, इसको मैं उतना खतरनाक नहीं मानता हूं। हिंदू और सिख सांप्रदायिकता खतरनाक मोड़ ले रही है और आप सब लोग आरएसएस के ऊपर सख्ती क्यों नहीं बरत रहे हैं? तो ये विचार जो है खानदानी है, ये सोच उनकी रूहानी है। इसलिए मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि गीता प्रेस गोरखपुर के मुद्दे के ऊपर जिस प्रकार का चरित्र कांग्रेस ने दिखाया है, यह उनकी भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और स्वयं महात्मा गांधी जी के आदर्शों के प्रति अवमानना का स्पष्ट प्रमाण है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एक सवाल ये है सर, तुषार गांधी ने भी विरोध किया है जिस तरह से गीता प्रेस को किया गया। मान्यवर, अब देवदास गांधी जी तो उनसे पहले की पीढ़ी के हैं, उनके बारे में पत्र उपलब्ध है। अब हम गांधी जी की, सुनिए, कही बात से लिखी बात का महत्व अधिक होता है, ठीक? और परिवार का व्यक्ति कहे उसके मुकाबले सीधे वह व्यक्ति लिखे उसका महत्व अधिक होता है। तो हम गांधी जी के लिखे 2 पत्रों को अधिक महत्व दें अथवा उनके परिवार के किसी व्यक्ति की बात को। जस्ट यही, ठीक है, both in Hindi and English. Just we came to know about this, that the Honorable Supreme Court in a way has shown a clear mirror to the West Bengal government. They have been totally exposed. Supreme Court has said that the State Election Commissioner itself asked for deployment of the forces. And now you are opposing the deployment of the forces. In a way, you are ridiculing your own previous stand. And this also shows that there is some nefarious design which is going on, and particularly when this type of rampant violence is very much there in the public domain. तो यह सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय का संदर्भ है या टिप्पणी है वो अभी हाल ही में ध्यान में आई है, जिसमें पश्चिम बंगाल की सरकार और पश्चिम बंगाल का चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय का यह ऑब्जर्वेशन है कि यदि राज्य चुनाव आयोग ही यह पहले मांग करता है
कि सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की जानी चाहिए और फिर वही न्यायालय में आता है कि सुरक्षा बल की तैनाती नहीं की जानी चाहिए। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने यह कहा है कि चुनाव आयोग का काम सिर्फ यह मांग करना है कि सुरक्षा बल चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तो कितने चाहिए, कौन सा सुरक्षा बल चाहिए और कैसा सुरक्षा बल चाहिए, यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो जब आप स्वयं मांग रहे हैं कि मुझे अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बल चाहिए, तो केंद्रीय सुरक्षा बल या राजकीय सुरक्षा बल, उसमें आप भेद कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है एक बार फिर अपनी पूर्ववर्ती प्रवृत्ति के चलते एक नहीं अनेक बार अदालत की चौखट पर पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार, जो कि इन चुनावों में इतने विभत्स हिंसा के दृश्यों को देख रही है, पहले भी कई बार अदालत की चौखट पर औंधे मुंह गिरी है, वही दृश्य इस बार पुनः दिखाई पड़ रहा है। रविकांत राय जी। सुधांशु जी, अरविंद केजरीवाल के शीश महल के मामले में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को नोटिस भेजा है और प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि सभी नियमों का इसमें उल्लंघन किया गया है। देखिए, इस विषय पे चूंकि अब एक बार जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो मुझे लगता है कि वह तकनीकी दृष्टि से चलनी चाहिए और तकनीकी गुण दोष के आधार के ऊपर जो भी उचित निष्कर्ष होगा वह सामने आएगा। वैसे टेक्निकल बात तो अलग है, मगर मॉरल और पॉलिटिकल सवाल तो सामने है, जिसका आज तक उत्तर नहीं दिया है कि वो जो शपथ लेते थे, शपथ पत्र भरवाए थे कि हम मकान नहीं लेंगे, आज इतना बड़ा मकान है, तो मतलब ये क्या से क्या हो गए देखते देखते। इस नैतिक सवाल का जवाब आज तक आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया। पांडे जी। नहीं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी, जो अपने को बहुत बड़ा राष्ट्रीय नेता मानते हैं, उनका इतना भारी प्रभाव तमिलनाडु में होगा वोटों के ऊपर, तो शायद इसी कारण से उनको ऐसा लगता होगा कि स्टालिन को कोई समस्या हो रही होगी। मतलब बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो नेता हैं जो किसी दूसरे राज्य में कितना वोट प्रभावित कर सकते हैं, कोई भी समझ सकता, पर कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये जो तथाकथित विपक्ष की एकता थी जो 23 जून को मिलने वाले थे, ये उतनी ही मजबूत थी जितना बिहार के उस पुल की नींव मजबूत थी जो भरभरा के ढह गया। तो पुल तो टूट ही गया है, अब मांझी भी अलग हो गया है, तो अब भैया की नैया कैसे पार लगेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, या यूं कहें कि वो हकीकत खुद ब खुद उभर के सामने आती जा रही है जो जो वो इस कदम पर आगे बढ़ा रहे हैं। यतेंद्र जी। मेरे विचार से आज की डेट में वो अपनी पार्टी, जो कि एक क्षेत्रीय दल था, उस क्षेत्रीय दल को एक क्षेत्र तक सीमित रह गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक वह लिखने का प्रयास करें, तो यह अपने आप में हास्यास्पद है। और मुझे इस बात का बहुत कष्ट भी है कि एक दौर था तमाम विपक्षी सांसद देश के बाहर चिट्ठियां लिखा करते थे भारत के आंतरिक मामलों के ऊपर। आज शिवसेना भी उसी दिशा में आगे बढ़ गई। मुझे लगता है एक तरफ मैं कहूं तो ये भारत की संप्रभुता, भारत की गरिमा, भारत की संवैधानिकता, तीनों पर तो आघात है ही है, मगर मैं ये भी कह सकता हूं कि इसी प्रकार वो अपना स्वयं का एक प्रकार से मजाक भी उड़ा रहे हैं। देखिए, हमारा तो डे वन से मानना है कि जो कुछ बंगाल में हो रहा है वो कोई स्वतः स्फूर्त हिंसा नहीं है, वो एक प्रायोजित नियोजित हिंसा है और यह वर्तमान चुनाव में नहीं, पूर्ववर्ती चुनावों में दिखाई पड़ चुकी है। मुझे याद है शायद पिछले पंचायत चुनाव में 14 या 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यदि इतनी भीषण हिंसा दिखाई पड़ रही है और उसके बाद कोई सरकार ये कहे कि उसे सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं चाहिए,
तो मुझे लगता है इससे यह दिखाई पड़ जाता है कि वो किस सीमा तक जाके हिंसा और लोगों की जान की कीमत पर जाकर अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस का यह चरित्र सामने दिखाई पड़ रहा है और जो न्यायालय का ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि सिर्फ न्यायालय की क्या बात, हम सब देख रहे हैं मीडिया में, पब्लिक डोमेन में ये सारी रिपोर्ट्स हैं कि हिंसा हो रही है, किस स्तर की हो रही है, और इतना ही नहीं किस प्रकार की हो रही है वो भी दिखाई पड़ रहा है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब हमारी सरकार आई तो उसके बाद एक पहला जो यूनाइटेड नेशंस में जो रेजोल्यूशन आया था प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का था। और अब महत्वपूर्ण बात यह थी कि 170 से अधिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका समर्थन नहीं किया था, वो इसके द्वितीय प्रस्तावक बने थे। दे हैव नॉट जस्ट सपोर्टेड दिस रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, दे हैव बिकम द सेकेंड प्रपोजर, जिसमें 40 से अधिक मुस्लिम देश थे। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में आज तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं हुआ है 170 से अधिक देश जिसमें दूसरे प्रस्तावक बने हों। यह इस बात का प्रमाण था कि मोदी जी ने किस दृढ़ता के साथ भारत की किस क्षमता को किस रूप में आकर स्थापित करके रखा। और संयोग से योग दिवस पर इस बार स्वयं प्रधानमंत्री जी अमेरिका में होंगे और वहां से मैं कहता हूं कि जब 170 से अधिक देशों में 21 जून को सारे लोग योग करते हैं तो यह दिखाई पड़ता है कि व्हाट ए पॉजिटिव constructive impact India and Indianness is having, not only on the various countries of the world, even to the every individual in the various countries of the world. भारत का कैसा सकारात्मक प्रभाव है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात को दिखाता है। और यह प्रधानमंत्री जी की दृढ़ता की वजह से भारत की यह क्षमता आज प्रखर रूप में विश्व के सामने स्थापित है। वैसे जहां तक मुझे याद है खलीफ अल मंसूर ने पतंजलि योग शास्त्र का पूरा अनुवाद किया था अरबी में। आप शफीकुर रहमान बर्क उनसे बड़े आलिम फाजिल हो गए हों तो बात अलग है, मगर यहाँ बात आलिम फाजिल की नहीं है, यहाँ तो बात सियासत की है। अब जिसके जो ये बोल चुके थे मेरे दिल में तालिबान रहता है, उनके दिल में योगा कहाँ से आ पाएगा। देखिए, इस पे सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी के द्वारा वक्तव्य आ चुका है कि उस विषय की संवेदनशीलता को समझते हुए और उस बात को देखते हुए कि अनेकानेक लोगों की भावनाएं आहत हुई थी, तो उसके अंदर वांछित संशोधन किए जा रहे हैं।